हेलो बच्चों, आई एम शेख तैयब एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस साइंस क्लासेस. टुडे इज द 19th लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स एंड द टॉपिक इज रोटेशनल मोशन. और आज के इस टॉपिक में हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन. कुछ लोग रेडियस ऑफ जायरेशन भी कहते हैं, कुछ लोग रेडियस ऑफ गायरेशन भी कहते हैं. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोनाउंसिएशन आप चाहे गायरेशन बोलो चाहे जायरेशन बोलो चलेगा. तो रेडियस ऑफ गायरेशन विच इज डिनोटेड बाय के, जिसको हम के से दिखाते हैं. अल्टीमेटली रेडियस ऑफ गायरेशन, जब बात आई रेडियस की तो कहीं ना कहीं मतलब डिस्टेंस है ना, ये तो कोई ना कोई डिस्टेंस होगा ये. ओके बच्चों, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सो एज टू possess द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हो गया डेफिनेशन, खत्म. एग्जाम में आए तो डेफिनेशन ही लिखना है आपको, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई. इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअली क्या है. हमने तो डेफिनेशन देख लिया, रट लिया, हो गया, नहीं हुआ. जब आप तैयारी कर रहे हैं नीट जेई सीटी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात जब आएगी तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. और इस रोटेशनल मोशन में एक हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन, दूसरा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है. और अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ गए तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए जैसे खुलती हुई चली जाएंगी, एकदम ईजी हो जाएगी, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ठीक है. जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने लेक्चर नंबर 15 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बच्चों? जब तक आप हर एक टर्म को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं लाओगे आपको फिजिक्स समझना डिफिकल्ट होगा. हर एक साइंटिफिक टर्म को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ले गया. जब बात हुई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब क्या कि रोटेटिंग बॉडी रोटेट करने में अपोज कर रही है, मतलब ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यानी अपोजिशन टू द एंगुलर वेलोसिटी, अपोजिशन टू द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है. यानी जो बॉडी गोल गोल घूम रही है उसको हम जब उसको फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपोज कर रही है, वो चेंज होने के लिए रेडी नहीं है. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यही था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन समझने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना ही चाहिए. तो आओ हम देखते हैं कि व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ठीक है. तो बच्चों मान लेते हैं, कंसीडर इट इज अ रिजिड बॉडी, नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मान लो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं z एंड z डैश एक्सिस से दिखाता हूं. ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है, गोल गोल घूम रही है, जैसे मैं इससे पहले आप लोगों को दिखा चुका हूं, ठीक है. ये देखो, ये मान लो ये एक्सिस और ये बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले उसको देख लेते हैं. आपको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है और उस पार्टिकल का हमने देखा था मास m1 m2 m3, ठीक है. इसका मास m1 m2 m3 एंड mn. एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस r1 r2, इसका डिस्टेंस r3 और इसका डिस्टेंस nth पार्टिकल तो rn लिख देते हैं, ओके. तो अगर मैं बोलूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था तो आप बोलेंगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय आई विच इज इक्वल टू सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मासेस एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मतलब आपको आया था m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड अप टू mn rn स्क्वायर. मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द mi एंड ri स्क्वायर. यानी इन जनरल हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द मासेस विच इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी mr स्क्वायर. मैंने आपको बताया था, यानी ये इस रिजिड बॉडी का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिल गया mr स्क्वायर. मतलब ये रिजिड बॉडी रोटेट करने में इतना अपोज कर रही है, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका है, ठीक है. अब आपको
मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलावा अभी रेडियस ऑफ गायरेशन समझना बाकी, अभी तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिस्कस कर रहे हैं। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलावा आपको एक चीज पता है, सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ मास, किसी भी बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पे जब कॉन्सेंट्रेट करता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मान लो ये पूरी बॉडी है ना, किसी एक पॉइंट पर ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस हो गई तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे बॉडी का मास इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास 11th में आपने पढ़ा होगा। सेंटर ऑफ मास is the point mass at which the whole mass of the body can be supposed to be concentrated. सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट करता है। हम कह सकते हैं कि पूरे बॉडी का जितना मास है उतना ही मास उस पॉइंट पर होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हर एक बॉडी का किसी न किसी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होता है, चाहे बॉडी यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। अगर बॉडी यूनिफॉर्म होती है तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच में होता है। ठीक है, जैसे ये डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में ही होगा, और नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है तो मास के हिसाब से सेंटर ऑफ मास आगे पीछे हो सकता है। तो बच्चों, अब इस बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। मान लेते हैं कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, यानी ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, यानी ये पूरी बॉडी का मास है कितना, m है, और उतना ही मास इस पॉइंट का भी है, यानी पूरे बॉडी का मास इस पॉइंट पर डिपेंड है। तो ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब बच्चों, जब पूरे बॉडी का मास m और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिला? mr²। अब ये पॉइंट पर पूरे बॉडी का मास डिपेंड करता है, और यहां से इसके एक्सिस का डिस्टेंस जो हम लेंगे इसको हम बोल देंगे k, यानी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रहेगा सेम इतना ही आएगा। जो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था mr², उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट का भी इस एक्सिस से आएगा, और इस डिस्टेंस को अल्टीमेटली हम बोलेंगे k। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन बोलो चाहे रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब लेमैन लैंग्वेज में समझाने की मैं बात करूं कि इस एक्सिस से ये रोटेटिंग बॉडी को घुमाने में जितना रेजिस्ट कर रहा था, जब इस पॉइंट पे आप फोर्स लगाओगे तो भी वो उतना ही रेजिस्ट करेगा। कंडीशन एक है, तो पूरे बॉडी का मास है m, तो इस पॉइंट का भी मास कितना होना चाहिए? m। अब देखो डेफिनेशन समझो। ठीक है, द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस ऑफ गायरेशन की बात कर रहा है, इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, is the distance between the axis of rotation and a point at which the whole mass of the body can be supposed to be concentrated. So it is a distance between axis of rotation and the point, or वो point at which the whole mass of the body can be supposed to be concentrated. वो point जिस point पे पूरे body का mass concentrate करता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और वो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो कंडीशन, मेन कंडीशन क्या थी कि पूरे बॉडी का मास है m, और हम मान लेंगे कि इस पॉइंट का भी मास कितना है m, क्योंकि पूरे बॉडी का मास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तो इस पॉइंट से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस आएगा, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, और रेडियस ऑफ गायरेशन को किससे दिखाया जाता है? k से दिखाया जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा mr², तो अब इस पॉइंट से जो है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा वो क्या लिखेंगे हम? अब r नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? mk²। ठीक है, क्योंकि k इज द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा, तो यहां से हम k का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, m को नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा I/m विच इज इक्वल टू k²। अल्टीमेटली k इज इक्वल टू √I/m। तो बच्चों,
ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला, k इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। मैं और एक एग्जांपल लेके आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लिखने के हिसाब से तो इतना काफ़ी हो गया, लेकिन जब प्रॉब्लम्स और नीट जेई की बात आएगी तो अभी ध्यान रखना कि अभी आपको और भी समझना बाकी है मामला, ठीक है। तो डेफिनेशन इजी है। Radius of gyration is defined as it is a distance between the axis of rotation and a point at which the whole mass of the body can be supposed to be concentrated so as to possess the same moment of inertia। मतलब इस पॉइंट से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा जो इस बॉडी का, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। यानी इस एक्सिस पे बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, ये जितना अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, अगर मैं इस पॉइंट पर भी फोर्स लगाऊंगा तो भी ये बॉडी उतना ही अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, उतना ही रेजिस्ट करेगा। तो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। बात समझ में आई आपके? ठीक है। तो आपने फॉर्मूला देख लिया, यूनिट देख लिया, यूनिट मीटर इन द एसआई सिस्टम, सेंटीमीटर इन द सीजीएस सिस्टम, एंड डायमेंशन इज m0 l1 t0। रेडियस है ना, रेडियस मतलब ओनली डिस्टेंस, तो डायमेंशन इज l1। ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन और फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन, मैंने डायग्राम। अभी मैं और एक एग्जांपल लेके रेडियस ऑफ गायरेशन को और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ओके बच्चों, अब मैं आपको रेडियस ऑफ गायरेशन एक और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैंने एक ही बॉडी के अंदर मैंने पॉइंट मास ले लिया था जो कि पूरे बॉडी के मास के बराबर था, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, और वहीं से मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सप्लेन किया था। अब मैं दो डिफरेंट बॉडी लेके रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सप्लेन करता हूँ, जरा गौर करना, ठीक है। मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी है और इसका मास है m और इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस वगैरह सब आपको पता है, ठीक है। तो जब इस नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो क्या आता है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द mi एंड ri स्क्वायर। इन जनरल आप क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड r इज द डिस्टेंस, ठीक है। यानी इस नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब जब ये बॉडी रोटेट करती है, आप फोर्स लगाएंगे तो ये अपोज करेगी, ये रेजिस्ट करेगी चेंज होने में, ठीक है। तो वही कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं एक काम करता हूं, जितना इस बॉडी का मास है उतने ही मास का, उतने ही वजन का मैं दूसरा ऑब्जेक्ट, मान लो एक बॉल है, ठीक है, इसका भी मास उतना ही है, जितना इस बॉडी का मास है उतना ही मास इसका भी है। और मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक स्ट्रिंग, एकदम लाइट स्ट्रिंग से इस एक्सिस पे हमने टाई कर दिया, बांध दिया, और इसको हम रोटेट कर रहे हैं। अगर जब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम होगी, दोनों बॉडी का मास जब सेम होगा, तब हम बोल सकते हैं कि इस बॉडी का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। और जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, इस नॉन यूनिफॉर्म रोटेटिंग रिजिड बॉडी के लिए I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, और जब इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन लिखेंगे तो I इज इक्वल टू mk स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों m नीचे जाएगा तो k का वैल्यू अंडर रूट I अपॉन m हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, दो अहम बात, जितना इस बॉडी का मास है उतना ही मास इस ऑब्जेक्ट का भी होना चाहिए, दोनों का मास सेम है। और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का है, नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी का, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का भी होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट का भी होना चाहिए। जब दोनों का मास सेम होगा, जब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, तब हम इस ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसको k से दिखाया जाता है। मतलब समझ में आई ना बात? मतलब जितना ये बॉडी रोटेट होने में अपोज कर रही है, रेजिस्ट कर रही है,
उतना ही ये भी बॉडी रोटेट होने में उतना ही रेजिस्ट करेगी, उतना ही अपोज करेगी जब हम फोर्स लगाएंगे दोनों बॉडी पे। तो मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। जब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो दोनों का मास भी हमने बोल दिया कि जितना मास m इसका है, इसका भी मास m इतना इस बॉडी का भी है। तो मतलब अब इस ऑब्जेक्ट का जो इस एक्सिस से डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मेरे ख्याल से अब आपको रेडियस ऑफ गायरेशन एकदम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसका भी मास m, इसका भी मास m, दोनों का मास सेम होना चाहिए, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होना चाहिए, मतलब दोनों सेम अपोज करना चाहिए। तब इस बॉडी का जो डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसी डिस्टेंस को हम k से दिखाते हैं और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन की अंडरस्टैंडिंग और क्लियर करने के लिए कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन देख लेते हैं। जैसे कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत सारे डायग्राम, रिंग, डिस्क, रॉड, स्फीयर, सिलेंडर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में और आपको बोलेगा कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ये, और इस चैप्टर के एंड में पूरा लिस्ट दिया हुआ है, इसका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब नीट और जेई के हिसाब से जब मैं इसका लेक्चर बनाऊंगा तो मैं हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आता है। कुछ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ है, जब वो मामला आगे बढ़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये देखो कि रिंग है, ये रिंग है और ये रिंग बंगड़ी जैसा है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ठीक है, कैसे आता है ये आगे क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला हम ड्राइव करके देखेंगे। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। तो ऐसे बहुत सारे डायग्राम है। ठीक है, स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, सिलेंडर है। ठीक है, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको डिराइव भी करना है, याद भी रखना पड़ेगा। और जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि कन्वर्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, तो जैसे कि अभी रेडियस ऑफ गायरेशन का हमारे पास फॉर्मूला आया था, क्या फॉर्मूला आया था? जनरल फॉर्मूला mk²। ठीक है, वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं I/m which is equal to k², therefore k is equal to √I/m। जब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव टू चेंज इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, तो मैं क्या करूंगा, I की वैल्यू mr², मैं I की जगह पुट कर दूंगा तो ये हमको मिल जाएगा √I की जगह क्या लिखूं मैं, mr², और अपॉन में क्या है m गेट कैंसल, तो ये क्या मतलब k इज इक्वल टू √r², मतलब k इज इक्वल टू r। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो सिमिलरली डिस्क का हम कैसे करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आपको अब पता चल गया, I/m, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे I की जगह, तो ये हो जाएगा √I की जगह क्या लिख दूं मैं, mr²/2 एंड डिवाइडेड बाय m गेट कैंसल, r² रूट से बाहर आएगा तो r हो जाएगा और अपॉन में ये क्या हो गया, √2। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, और रॉड की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू क्या है, √I/m। ओके, I का वैल्यू क्या है हम पुट करेंगे, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का, इसका रॉड का भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ml²/12 डिवाइडेड बाय m गेट कैंसल, और ये हो गया √L²/12, ये रूट से बाहर आएगा तो L/√12। तो आपने सबका रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो रिंग के लिए, डिस्क के लिए और रॉड के लिए। बच्चों अब इसकी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो है रेडियस ऑफ गायरेशन का इंटायर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन में पहला पॉइंट, वेयर रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी मान लो ये पार्टिकल, ये बॉडी है और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो जो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, कितना नज़दीक है, ठीक है, तो उसका मेजरमेंट कौन करता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो के इज अ मेजर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस अराउंड द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करता है कौन? रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन द वैल्यू ऑफ के यानी रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेस। यानी अगर मान लो अगर रिजिड टफ बॉडी है, ठीक है, मान लो कोई बॉडी जो है छोटी है बट इसका वेट ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, ठीक है, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स एक्सिस के अराउंड बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, ठीक है। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के ज़्यादा क्लोज है तो जाहिर सी बात है रेडियस ऑफ गायरेशन भी हमको नज़दीक ही मिलेगा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू भी कम मिलेगा। देन के इज लेस, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी लेस। और अगर मान लो कोई बड़ी बॉडी है, ठीक है, मास इतना ही है बट बॉडी साइज में बड़ी है, ठीक है, और उसका पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर है, तो डेफिनेटली रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बोलता है इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा, ठीक है, देन द के इज मोर, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। जाहिर सी बात है जब पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से दूर होगा तो सेंटर ऑफ मास भी कहीं दूर ही मिलेगा। जब सेंटर ऑफ मास कहीं दूर मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि रेडियस ऑफ गायरेशन के का वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब जैसे कि आपने फॉर्मूला देखा था कि K इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। बोलता है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर, उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। बेसिक फॉर्मूला तो यही था ना, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो के का वैल्यू ज़्यादा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ज़्यादा। इफ द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के, यानी अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कम होगी देन स्मॉलर द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी बॉडी की कम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी इस बॉडी में रेडियस ऑफ गायरेशन कौन कौन से फैक्टर की वजह से अफेक्ट करता है, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन कौन कौन से फैक्टर की वजह से चेंज हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। अभी आपने देखा कि मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर नज़दीक होगा पार्टिकल के मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कम मिलेगी। अगर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। नंबर 2 पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन की भी पोजीशन इंपॉर्टेंट है। मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो कहीं पे भी हो सकता है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं? जिस एक्सिस पे बॉडी रोटेट कर रहा है। मान लो अगर बॉडी यहाँ कोई एक्सिस है इधर रोटेट कर रहा है, यहाँ कोई एक्सिस है वहाँ रोटेट कर रहा है, तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज होगी तो डेफिनेटली रेडियस ऑफ गायरेशन की भी पोजीशन चेंज होगी। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, और रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू डिपेंड होती है बॉडी के शेप और साइज पे, कि बॉडी का शेप कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, टफ और स्मॉल बॉडी है कि हल्की बड़ी बॉडी है। इन तमाम वैल्यूज़ पर रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू डिपेंड करती है, इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर। तो बच्चों ज़रा भी टेंशन मत लेना, ये सेम बॉडी वाला कॉन्सेप्ट था, अगर मैं डिफरेंट वाला अलग अलग वाला लेके सॉल्व करूँगा तो समझने में और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये देखो जैसा कि मैंने बोला था कि एक सेम मास, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है, और उस बॉडी का भी मास सेम था, ये बॉडी का भी मास सेम है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। फिर से फिजिकल सिग्निफिकेंस मैच कर दो, सेम आ जाएगा। के क्या करता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल कितना दूर है उसका मेजरमेंट कौन देता है, के देता है, ठीक है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल क्लोज टू द रोटेशन देन के इज लेस, अगर पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक रहेगा तो के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन द वैल्यू ऑफ के इज मोर, अगर ये पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाएगा तो डेफिनेटली के का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर के का वैल्यू ज्यादा हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के मोर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड लेस द वैल्यू ऑफ के लेस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट में आप लगा के देखेंगे तो आपको सारे फिजिकल सिग्निफिकेंस फिट हो जाएंगे, ठीक। बच्चों अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जरा ध्यान देना। इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, if the axis of rotation passing through the center of mass of the body, then how much will be the radius of gyration? ऐसा भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। देखो, ये देखो, मान लो ये बॉडी है और ये इसका है सेंटर ऑफ मास। बोलता इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास, तब मिला था रेडियस ऑफ गायरेशन। अब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से ही पास हो जाएगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब। और जब इस बात को आप अच्छी तरह से समझोगे तो यकीन जानो चैप्टर, इसके प्रॉब्लम्स, इसके डेरिवेशन आगे और सारी चीज़ें, खास करके तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नीट, जेई और सीटी के एग्ज़ाम में इसकी हेल्प मिलेगी। इन सारी बातों को जब समझे रहोगे तब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा और इजी लगेगा, सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर स्टॉप करता हूँ। गुड बाय।